मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, कोशिशों की तरकस में वह उम्मीद जिंदा रख, हार जा चाहे सब कुछ जिंदगी में मगर जीतने की वह उम्मीद जिंदा रख। दोस्तों, आज है 10 अप्रैल 2021 और इससे संबंधित हम करंट अफेयर्स में बात करने वाले हैं। बहुत शानदार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स है, इसलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, मजा आने वाला है सच में। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा तय की गई रेपो दर कितनी है दोस्तों? 3%, 4%, 4.25% या फिर 5%? जो दोस्तों तय की गई है वह कितना है? 4% है, आपको पता होना चाहिए। बात आई है भैया मौद्रिक नीति समिति की, तो मौद्रिक नीति समिति उर्जित पटेल जब देश हमारे बैंक के आरबीआई के गवर्नर थे तो उन्हीं की सिफारिश पर 2016 में आई थी दोस्तों। मौद्रिक नीति का काम क्या है दोस्तों? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। क्या? रेपो दर भैया याद रखिएगा, रिवर्स रेपो दर। कौन? रिवर्स रेपो दर, याद रखिएगा, रिवर्स रेपो दर। साथ ही साथ महंगाई आदि के बारे में क्या होता है दोस्तों, जो डाटा जारी किया जाता है यह इसी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बहुत शानदार है, अपने आप में यह जानना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मौद्रिक नीति के बारे में, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 6 सदस्य होते हैं, जो 3 क्या होते हैं? आरबीआई के होते हैं और 3 भारत सरकार द्वारा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर इस बार की अगर हम बात करते हैं मौद्रिक नीति के बारे में, तो बहुत शानदार बातें ये आती है दोस्तों। आप देखने के लिए देख सकते हैं कि जो भैया सामने लिखा हुआ है कि उर्जित पटेल की सिफारिश पर, और साथ ही साथ आप कहानी भैया रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, महंगाई तय करना इसी का कार्य है। और साथ ही कुल सदस्य कितने? 6। और मुद्रास्फीति जो भी तय की गई है इस बार, वह कितनी तय की गई है? 4%। ये प्लस माइनस याद रखिएगा 2 होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो भैया रेपो दर होता है वह कितना है? 4% है। जो बैंक क्या होते हैं, ऋण लेते हैं दोस्तों, किससे? आरबीआई से, वही कहता है 4% है। रिवर्स रेपो दर 3.35% है, जबकि बैंक दर कितना है दोस्तों? 4.25% है। एक है भैया CRR 3%। ये CRR क्या होता है दोस्तों? जो कमर्शियल बैंक के नाम सुने होंगे, जिसमें से एसबीआई का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो एसबीआई जो बैंक होते हैं, ऐसे जो बैंक होते हैं वो क्या है, अपनी जो पूरा अर्थात आय कहानी, जो जितना उनके पास धन है उसका क्या होता है दोस्तों? 3% किसके पास रखेंगे? नहीं, अर्थात आरबीआई के पास रखेंगे। जैसे मान लीजिए भैया 100 रुपए है एसबीआई के पास, तो 100 का 3% अगर हम निकालते हैं तो दोस्तों अर्थात 3 रुपए वह अपने पास जो है भैया नहीं रखेगा, वह किसको दे देगा? वह आरबीआई को दे देगा। यह जानना चाहिए आपको। फिर बाद में नहीं क्या है भैया, एसएलआर का नाम देखे होंगे, तो एस जो है एसएलआर क्या है दोस्तों, यह याद रखिएगा। जो बैंक होते हैं जैसे एसबीआई, वह कुल अपने भैया जो धन कहानी 18% अपने पास रखेंगे नहीं, बाकी का क्या करेंगे? बाजार में ही नहीं, अर्थात बांटेंगे दोस्तों ऋण के माध्यम से। यह जानना चाहिए आपको, 18%। अब मान लीजिए दोस्तों अगर 100 रुपए है तो 100 कहानी दोस्तों अगर हम निकालते हैं 100 का 18%, तो 18 रुपए मतलब अपने पास रखेंगे। ये मैं एक छोटा सा भैया क्या किया है, धन लिया था, जिसको आपको समझाने के लिए था, ये जान लीजिए। तो ये था भैया पूरा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल कब हुई थी दोस्तों? ये जानना चाहिए। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये जानना चाहिए आपको। नहीं, साथ ही साथ आपके नहीं जो भैया इस समय भैया नाम तो जानते ही होंगे, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि भैया इसके क्या है
अर्थात गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास हैं फिर या कौन है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, इस पर जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? हिमा दास, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली। वीवो जो दोस्तों याद रखना चाइना की एक मोबाइल कंपनी है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भैया इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली कौन है भैया? भारतीय क्रिकेट कप्तान, तीनों फॉर्मेट के आपको पता होना चाहिए। और जो आरसीबी का नाम सुने होंगे दोस्तों, उसके भी कप्तान है, जो आज से आईपीएल अर्थात देखे होंगे कल से जो आईपीएल कहानी 9 तारीख से क्या हुआ, 14 संस्करण प्रारंभ हुआ है, उसमें आरसीबी के क्या है दोस्तों, ये कप्तान है। दाएं हाथ के बल्लेबाज है दोस्तों, ये जानना चाहिए। और आईसीसी, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें याद रखना दोस्तों, इनका रैंकिंग में प्रथम स्थान है, दूसरे स्थान पर बाबर आजम है और तीसरे स्थान पर रोहित शर्मा है। बाबर आजम कहां के खिलाड़ी है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के हैं, जबकि रोहित शर्मा कहां खिलाड़ी हैं? रोहित शर्मा आपके नहीं दोस्तों, भारत के मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। साथ ही साथ आपका विराट कोहली पहले स्थान पर है। विराट कोहली याद रखिएगा दोस्तों, आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो दुबई में है, ये बातें पता होना चाहिए। अभी नया डाटा सुनिए, अभी हाल में ही विराट कोहली क्या है दोस्तों, और किसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हो, किसके दोस्तों? तो डिजिट इंश्योरेंस, याद रखिएगा, डिजिट इंश्योरेंस कहनी भैया ये क्या है भैया? इंश्योरेंस कहनी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, इंश्योरेंस कहनी क्या है दोस्तों? डिजिट इंश्योरेंस कहनी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, डिजिट इंश्योरेंस कहनी क्या है भैया? यह अर्थात आपको पता होना चाहिए मुख्य भैया, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर क्या है, ये बने हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। बाकी विराट कोहली लगातार आपको ये जानना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर के बाद अर्थात सर्वाधिक शतक मारने वाले, चाहे वनडे फॉर्मेट में हो या फिर याद रखिएगा दोस्त आपका टेस्ट में भी इन्हीं का स्थान आता है अपने आप में। अगला प्रश्न दोस्तों देखने से पहले क्या है, जो वीवो का है उसकी स्थापना क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, कहां पर? 2009 में। मुख्यालय कहां है दोस्तों? चीन में है, ये बात समझना चाहिए। सेन भी संस्थापक हैं इसके, ये बात भी। केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियों सुधार के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों? अनन्या योजना, अनम्या योजना, उदय योजना, उड़ान योजना। उदय देश का आम आदमी, उड़े देश का आम आदमी, याद रखिएगा कौन सा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए अनम्या योजना का भी क्या है भैया, शुरुआत हुई है, प्रारंभ किया गया है। कब से किया गया है दोस्तों? तो 7 अप्रैल कितने? 7 अप्रैल 2021 को यह प्रारंभ हुई है, आपको पता होना चाहिए। और डॉक्टर हर्षवर्धन को आप भूल ही नहीं सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री। जी हां दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हां दोस्तों। और जो भैया जनजातीय क्षेत्र के हमारे क्या हैं, मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा। कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा, उन्हीं के द्वारा ही इसका क्या किया गया है दोस्तों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लक्ष्य रखा गया है, जो पहले 2030 तक टीबी को मुक्त करना था, अब 2025 तक की बातें की गई है। और साथ ही साथ जनजातीय क्षेत्रों पर ज्यादा से ज्यादा विकास पर बल देना है। इसके तहत आपको पता होना चाहिए, भारत में जो सबसे ज्यादा भैया जनजातियां पाई जाती हैं वो कहां? मध्य प्रदेश राज्य में है, ये बात पता होना चाहिए। वहीं पर कहीं जो भी जनजातियां हैं दोस्त नहीं पाई जाती किस राज्य में? तो उसमें पंजाब और हरियाणा का स्थान आता है। तो देख लेते हैं दोस्तों इससे महत्वपूर्ण तथ्य। 7 अप्रैल 2021 को क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है दोस्तों। उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। इस योजना को भैया कौन भैया?
पीरामल फाउंडेशन और याद रखिएगा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सहयोग मिला है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो दोस्तों फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, एडवांस चाक टेक्नोलॉजी का विकास किसने किया है? दोस्तों क्या गजब का है एडवांस चाक कहानी। याद रखना दोस्तों, ये जो शत्रुओं के नहीं अर्थात मिसाइल आएगी उसके बारे में पता कर देगा। कौन किया है दोस्तों? तो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। आप जानते हैं डीआरडीओ क्या है दोस्तों? हमारे क्या है विकास संगठन और जो रक्षा से संबंधित क्या है दोस्तों कार्य करती है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। ये बातें भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा नहीं। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ डीआरडीओ ने शत्रुओं के मिसाइल हमले से नौसैन्य पोतों को की क्या है दोस्तों सुरक्षा एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की क्या है एडवांस चाक टेक्नोलॉजी का क्या किया है दोस्तों विकसित किया है। यह जानना चाहिए। चाक एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी है जिसका शत्रुओं के क्या है दोस्त रडार से नौसेना के पोत की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बात आती है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में सीआरपीएफ के जवानों के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया था? आपको देखा होगा कि नहीं भैया, जो एक एम्बुलेंस कहानी प्रारंभ किया था, जो बाइक एम्बुलेंस थी और उसका नाम क्या है? रक्षिता है दोस्तों। डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वह 1958 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है और जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी साहब है। जी भी लगा लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत शानदार, दीजिए इस प्रश्न का कोई जवाब। क्या कहता है जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल आर्क? दोस्तों बनावट देख करके मजा आ जाएगा। ऐसे पहाड़ियों में यह पुल का क्या किया गया है दोस्तों? निर्माण किया गया है। किस नदी पर किया गया है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए चेनाब नदी पर किया गया है दोस्तों, चेनाब नदी पर किया गया है। यह आपको बता दो दोस्तों 1315 मीटर, क्या दोस्तों 1315 मीटर आपको पता होना चाहिए। 1315 मीटर क्या है दोस्तों ऊंचा यह पुल है, बहुत लंबा पुल है। साथ में 1315 मीटर लंबा पुल है। साथ ही साथ आपको बता दे अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से भैया कोई हवा भी तेजी से चलती है तो भी इसको कोई प्रभावित नहीं कर सकती है। साथ ही साथ आपको बता दे डीआरडीओ ने यह भी क्या है भैया ध्यान दिया है और मतलब सर्च किया है, इसका परीक्षण किया है कि अगर आतंकवादी बम विस्फोट भी होता है तो भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक तीव्र गति का भूकंप भी आता है जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने में 7 से भी अधिक हो तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात आती है दोस्तों जो इसकी, तो जो एफिल टावर का नाम सुने होंगे दोस्तों, दुनिया में 7 अजूबों में से एक, उससे भी ये ऊंचा है। लगभग कितना 35 मीटर ऊंचा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें ये चेनाब नदी पर है। तो चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में है और चेनाब नदी दोस्तों आपका जैसे झेलम पहले इधर से मान लीजिए सिंधु नदी आती है तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर कहां से जाती है भैया? जम्मू कश्मीर से। नहीं कहां पर? यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, याद रखिएगा, बिल्कुल दिखाना चाहूंगा आपको क्योंकि ये बहुत शानदार टॉपिक है। जैसे यह है क्या हमारा भारत का नक्शा, ठीक है दोस्तों। तो भारत का जैसे यह नक्शा है तो भारत के नक्शे में जब आप देखेंगे हमारे इंडिया में ना दोस्तों, तो इंडिया में जो अर्थात यहां से आप देखिएगा बहुत शानदार, यहीं पर है तिब्बत। तिब्बत में एक झील है, ये पूरा तिब्बत का पार्ट है। इधर मानसरोवर झील, मानसरोवर की झील के पास से ऐसे क्या होता है सिंधु नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर में होते हुए नंगा पर्वत से ऐसे तीखा मोड़ करके हिंद महासागर में गिरती है। अब यहीं से क्या होता है दोस्तों झेलम नदी निकलती है और ऐसे आती है प्रवाहित होकर, फिर इधर से चेनाब नदी आती है। तो झेलम में क्या होता है दोस्त, जो झेलम नदी वो चेनाब में मिल जाती है। फिर इधर से रावी नदी निकलती है और फिर झेलम और चेनाब दोनों
रावी में मिल जाती हैं। फिर यहीं से मानसरोवर झील के पास से सतलज नदी निकलती है और यहां पर आकर के मिलती है सतलज नदी में, और फिर ये जाकर के अर्थात ज्वार नद मुख नहीं दोस्तों, पंच नद मुख का निर्माण करती है। 5 नदियों की भूमि अगर पंजाब कहलाता है तो यहीं से कहलाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अगर एक पंजाब भारत में है तो दूसरा पंजाब कहां पर है? पाकिस्तान में भी है। ये बातें भी समझना चाहिए आपको। नहीं जी हां दोस्तों, आपको बहुत महत्वपूर्ण है, तो यही चेनाब नदी पर, याद रखिएगा। अब आपको याद आ गया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां बना भी हुआ था, आपको देख लीजिए दोस्तों, यहां पर हमने बनाया भी था, ये जानना चाहिए था आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि भैया इससे संबंधित हाँ थोड़ा बात कर लेते हैं। लंबाई कितना है? 1315 मीटर है, जबकि किलोमीटर 1315 किलोमीटर में नहीं दोस्तों, मीटर में है। याद रखिएगा, शायद किलोमीटर में मैंने लिख दिया है क्या, माफी चाहता हूं, यहां देख लेता हूं। ठीक है, अर्थात मीटर में ही लिखा है। धन्यवाद आप कहानी याद रखिएगा दोस्तों, एकदम सही लिखा है। फिर याद रखिएगा मजबूती क्या है दोस्तों? 366 किलोमीटर स्पीड से भी अगर प्रति घंटे की भैया क्या है दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा 266 याद रखिएगा भैया, किलोमीटर से भी चलती, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डीआरडीओ क्या है दोस्तों? परीक्षण के द्वारा आतंकवादी और भूकंप वाला, यहाँ पर जो बातें हुई है एकदम सही लिखा हुआ है साफ साफ में। और साथ ही साथ आपका क्या है, अल्ट्रासोनिक से इसका परीक्षण किया गया है। पहला ऐसा भैया पुल है जिसका अल्ट्रासोनिक से क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। यह कटरा को कश्मीर से जोड़ेगा, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत शानदार बातें थी जो आपके सामने। अगला है भैया देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 में किससे सम्मानित किया गया है दोस्त, किसे सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा 4 है, आशुतोष भारद्वाज, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए बहुत बड़ा पुरस्कार जो भैया है आशुतोष भारद्वाज को दिया जाएगा। और ये भारद्वाज साहब बहुत बड़े क्या है, साहित्यकार भैया, लेखक हैं। उनको आपको पता होना चाहिए, जो उनकी पुस्तक है भैया प्रीतवध, जिसका नाम द डेथ ट्रैप भी है, उसी के लिए दिया जाएगा। प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार विपुल हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया जाएगा। यह सम्मान उन्हें उनके प्रीतवध के लिए दिया जाएगा, याद रखिएगा। उनका चयन अशोक वाजपेयी, नंद किशोर आचार्य और राजेंद्र शुक्ल की चयन समिति ने किया है दोस्तों। और यह पुस्तक अंग्रेजी में द डेथ ट्रैप के नाम से प्रकाशित हुई है। इसके अलावा आधुनिकतावाद और राष्ट्रवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उनका काम भारतीय उपन्यासों में काफी प्रसिद्ध रहा है। ये भैया याद रखिएगा शिमला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंस्टीट्यूट के भैया क्या है भैया, साथी भी रहे हैं और स्वतंत्र रूप से लिख भी रहे हैं, याद रखिएगा। नहीं, अगला है प्रश्न आपके सामने, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है दोस्तों? तो वह कौन है? वह है आपका मेढक। ये कोई मेढक मामूली मेढक नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। यह मेढक आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला मेढक है दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं तो आप देख लीजिए भैया, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए क्या है, मेढकों के स्टेम कोशिकाओं का क्या किया है दोस्तों, उपयोग किया है। इन रोबोटों को क्या है, जेनोबाट्स नाम याद रखिएगा, नाम दिया गया है भैया। जेनोबाट्स मेढक कोशिकाओं में बने होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। उनका नाम जेनोपस लाविस मेढक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए क्या किया भैया, कोशिकाओं की आपूर्ति की है। जेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेढक है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी अफ्रीका महाद्वीप में बात आती है तो आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एशिया के बाद वहीं देशों की दृष्टि से देखोगे आप तो सबसे ज्यादा अर्थात 54 देश हैं। और
अफ्रीका महाद्वीप में ही दोस्त याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को अविकसित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका को सबसे पिछड़ा महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका को नहीं दोस्तों याद रखिएगा, नहीं बहुत शानदार बात है कि आने वाले भविष्य का भी महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर खनिज संसाधन किसी में महाद्वीप में पाए जाते हैं तो वह आपके अफ्रीका महाद्वीप। किम्बरले की खान को कौन भूल सकता है दोस्तों, याद रखिएगा नहीं। और यहीं पर है विक्टोरिया झील, और यहीं पर है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, याद रखिएगा दोस्तों। और यहीं पर है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। और याद रखने वाली बातें यहां पर भी है कि यहीं पर है कांगो नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो आगे की बातें भी देख लीजिए दोस्तों। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन PFF को सस्पेंड कर दिया है भैया? चीन के, बांग्लादेश के, रूस के, पाकिस्तान के? तो पाकिस्तान ही होगा, जाहिर सी बात है, आपको नहीं। तो देख लेते हैं दोस्तों, फुटबॉल के वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को क्या किया है भैया? पाकिस्तान फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है, याद रखिएगा नहीं। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा फीफा ने चार्ड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी की वजह से नहीं 4 साल में दूसरी बार यह सस्पेंड किया गया है। फीफा का फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। जी हां दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में है। स्विट्जरलैंड को कौन भूल सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में इस बार इनमें से कौन सा भारतीय नाविक भाग नहीं लेगा? याद रखिएगा दोस्तों, विष्णु सर्वनंदा। जी हां दोस्तों, गणपत चौधरी, वरुण टक्कर और नेत्रा कुमानन। कौन नहीं लेगा? तो गणपति चौधरी। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, गणपति चेपंगा जी अगर नाम होता तो सही हो जाता, यहां पर गणपत चौधरी शब्द लगने से गड़बड़ हो गया है, याद रखिएगा। अब बात आती है टोक्यो की। तो टोक्यो याद रखिएगा दोस्त, जो टोक्यो हो वह जापान में है ना। कहां पर है दोस्तों? जापान। जी हां दोस्तों, और जो ओलंपिक्स खेल होने वाले हैं टोक्यो में, आपको पता होना चाहिए 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त याद रखिएगा, 8 अगस्त 2021 के बीच में होंगे। 8 अगस्त 2021 में, पहले ये 2020 में होना था लेकिन नहीं हो रहा है दोस्तों, ये बातें आपको पता होना चाहिए। और जो टोक्यो, चलिए ये तो बात हो गई। 2024 का टोक्यो कहाँ, मतलब ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? तो याद रखिएगा भैया, जो आयोजित हो गया वह पेरिस फ्रांस की राजधानी। और 2028 का कहां होगा दोस्तों? तो लॉस एंजल्स जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पर होगा, ये जानना चाहिए। टोक्यो, अगर ओलंपिक्स खेल की बात करें तो ये आज से संबंध नहीं है दोस्तों। 1894 में क्या है दोस्तों, पहली बार इसकी स्थापना हुई थी और 1896 से ये प्रारंभ हुआ था। और ग्रीस और एथेंस की जो भैया जानना चाहिए आपको नहीं, जो एथेंस है वहीं पर याद रखिएगा ओलंपिया नामक पर्वत है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। आपको पता होना चाहिए भैया, जो हमारा ओलंपिक भारत का भी है, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक के साथ हर देश का भी अपना क्या है, एक ओलंपिक होता है। तो भारत के ओलंपिक जो संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1924 में हुई थी, जिसके वर्तमान में कौन है भैया? नरेंद्र भत्रा इसके क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, क्या है भैया? बत्रा इसके अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ तो इस तरह की बातें भी आपको निकल के आती हैं। साथ ही साथ अगर टोक्यो वाले की बात करते हैं, जो सामने बातें आती हैं,
तो जो थॉमस बाच जी थे वह क्या है भैया, इसके अध्यक्ष है वर्तमान में, थॉमस बाच, याद रखिएगा। तो देख लेते हैं टोक्यो से संबंधित बहुत सारी बातें थी जो हमने आपको बता दिया है। भारत के 4 नाविकों ने इस वर्ष में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड करके इतिहास रचा है। जी हां दोस्तों, पहली बार विष्णु सर्वानंद तथा गणपति चेंगप्पा, याद रखिए, और वरुण ठक्कर की जोड़ी ने क्या किया है भैया, ओमान में चल रहे एशियाई क्वालिफायर्स में यह लक्ष्य हासिल किया है। इससे पहले भी भैया नेत्रा कुमानन और कौन है भैया, मुशन्नाह ओपन चैंपियन में लेजर रेडियर मुकाबले में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय महिला नाविक बन गई थी, याद रखिएगा। 7 अप्रैल को नेत्रा कुमार टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर बनी है, याद रखिएगा दोस्त, इनका नाम मत भूलिएगा, कुमानन को। इस बार का ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग को भी सम्मिलित किया गया है, याद रखिएगा, इनको भूलिएगा नहीं। साथ ही इसका जो शुभांकर है, याद रखना, एक आगे की ओर बढ़ने के लिए एक छोटा सा एक बढ़िया सा चित्र बनाया गया है जिसका नाम है मिराई टोवा, याद रखिएगा दोस्तों, यह आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है अपने आप में। जी हां दोस्तों, आगे बात करते हैं बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है, वह किस देश में स्थित है यो दोस्त, यूएई में, पाकिस्तान में, ईरान में, सऊदी अरब में। तो आपको पता होना चाहिए यूएई संयुक्त अरब अमीरात, याद रखना, यह अरबियन कंट्री में आता हुआ एक देश है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हम बता दें, जो यूएई है इसी में नहीं आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग की बातें आप जानते होंगे कि भैया जो 2020 में नहीं हुआ था, 13वां संस्करण वह कहां हुआ था, यूएई में ही हुआ था। और आपको यह भी पता होना चाहिए यूएई ने ही क्या किया है भैया 2020 में नहीं क्या किया था भैया, जापान की मदद से नहीं एक अपना मंगल मिशन भेजा है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम अल अमल या फिर होप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होप नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो 2021 में नहीं मंगल की कक्षा में क्या करेगा दोस्तों, प्रक्षेपित होगा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए मंगल मिशन पर एक और देश भेजा है जो पहुंच भी गया है, उसका नाम क्या है दोस्तों, 2020 में नहीं अपना पहला मिशन भेजा था जिसका नाम चीन है। और उसका क्या नाम है भैया, तो आप बताएंगे कमेंट करके, अगर कमेंट करके नहीं बताएंगे तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा। तो जी हां दोस्तों, तियानमेन-1 का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत शानदार है अपने आप में। नहीं चीन का जो भेजा गया था पहुंच भी गया, तस्वीर भी भेज दिया है, ये जानना चाहिए था आपको। नहीं तो यूएई के बारे में बात आई है ना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बहुत शानदार है ये। तो संयुक्त अरब अमीरात में बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत शानदार भैया। इसका प्रारंभ तो 2019 से ही हो गया था ना। आबू धाबी में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने हाल ही में क्या किया भैया, वाणिज्य परिचालन शुरू किया है। इस परमाणु संयंत्र में पहले मेगावाट ने क्या किया भैया, राष्ट्रीय बिजली ग्रिड में प्रवेश किया है। फिर अब क्या है भैया, इसका जो प्रारंभ है वह वर्ष 2019 से हुआ है, याद रखना, मतलब किया गया था। तो इस तरह दोस्तों ये बहुत सारी बातें रही। आज हमने एक एक करके हर पार्ट पर क्या किया दोस्तों, चर्चा किया। आप सभी का स्नेह प्यार हम पर अर्थात बना रहे। लगातार वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए आयाम के साथ। जय हिंद दोस्तों।